अस्सलाम वालेकुम। यार इतने थोड़े लोग क्यों हैं? वो सैटरडे को गिर गए हैं? बारिश हो रही है यार, थोड़ा सा पानी गिरा था। और ये जितने लोग बैठे हैं ये सैटरडे वाले लेक्चर सुन के देख के अच्छी तरह रिवाइज करके याद करके सवाल लिख के अबू से चेक करा के फिर आए हैं। चले फिर आज एक प्रोसेस कॉस्टिंग वाला होमवर्क कर दें। ऑटम 15 तो मैंने बोर्ड पे किया था, आप होमवर्क कर दें। प्रोसेस कॉस्टिंग के एक दो होमवर्क में चलाऊंगा, ये क्लास में भी कर दूंगा शायद, हाँ, लेकिन कुछ होमवर्क भी चलाऊंगा। प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स वाला एक सवाल होमवर्क कर दें। ऑटम 18 या स्प्रिंग 18 पता नहीं, देखता हूँ। स्प्रिंग 18 ये होमवर्क कर दें। स्प्रिंग 18 प्रोसेस मिक्स वाला सवाल है, ये होमवर्क कर दीजिएगा। प्रोसेस मिक्स वाले और भी हैं तो वो आस्ता आस्ता देखेंगे। मैंने क्लास के शुरू में ही बताया होमवर्क स्प्रिंग 18 होमवर्क कर दीजिए। अच्छा, मुझे नहीं पता मैंने कहा है कि नहीं कहा। दुरूद शरीफ पढ़ ले। एक तो इसमें थ्योरी की चीज क्या है? अच्छा, और ओके भैया, ये जो मिड टर्म के सवाल थे क्या बहुत मुश्किल सवाल थे? लेंथी, हाँ थे। वो 1/3 लोग पास है। और ये किसी स्टूडेंट के 3 नंबर भी है, कैसे कर लिया? मतलब कैसे कर लिया ये 3 नंबर? नाम नहीं बताऊंगा, नजर लगेगी। 8 नंबर भी हैं, 11। और ये पास होने वालों में से बहुत सारे लोग हैं वो फेल के पास ही हैं। क्या है भाई ये? क्या मसला था इसमें? क्या मसला नजर आया? तो उसको कैंसिल किया मैं सवाल को। नहीं तो ये इतने बुरे नंबर क्यों हैं? मतलब 50 50 50 50 50 52 52 52। ये क्या कर रहे हैं? तो 3 सवाल तो प्रोसेस के डाले हुए थे मैंने। हलीमा फातिमा किधर है? ही नहीं। 92। चलो शाबाश। सीरत फातिमा इसी क्लास की है ना लिस्ट? सीरत फातिमा भी कोई नहीं। 86 बस। 80 से ऊपर नहीं है, 2 ही है बस। अरीज सलीम 79, ठीक है, गुड। फातिमा हक 78, ठीक है, गुड। सानिया शहजाद 76, सही है।
मिनाहिल नवाब। बस 70 से ऊपर यही है। कुरतुल ऐन। यार लड़के पास ही नहीं है। हाँ, निकम्मे लोग। क्या करेंगे भाई आप लोग? क्या ये जितना अभी तक चल रहा है, प्रोसेस कॉस्टिंग, ओवरहेड्स का भी शायद कोई आसान सा ही सवाल डाला हुआ था मैंने। यार ये तो नहीं कि एक गलती जो बार बार उसके नंबर ही काटते गए एंड। प्रोसेस में भी बुरे हालात है। लेबर लेबर वाला भी 5-10 नंबर का सवाल। क्या यार? क्या करना है भाई? आगे कैसे चलना है? अभी तो ये सब मुश्किल टॉपिक ही आ गए सारे। कॉस्ट के सारे मुश्किल टॉपिक ही आ गए। अब ये ओवरहेड और लेबर बस अब ये इतने ही थे आसान। ठीक है ना। मसले बताएं भैया, तो आगे चलना है ऐसे? मतलब मैंने तो बहुत मायूस कौन रिजल्ट है ये। बताएं क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक करें इनको? बताएं ना, रीजन बताओ ना यार, हल निकालने के लिए पूछ रहा हूं। ये क्यों फेल है सारे? हम्म। अच्छा, अगर आप पास है तो वैसे अपना वैसे अंदाजा बता दें अपने दोस्तों यारों का, क्या वजह लगती है जी? है नहीं यार, ये नहीं उसे, नहीं उसे कांटे नहीं लगाए होंगे लेकिन नंबर नहीं दिए होंगे। यानी नंबर सारे हैं उस सवाल के? सिर्फ टिक लगाए हुए हैं या नंबर दिए हुए सवाल के? आप लोगों को वापस मिले पेपर? और वो जरूरी भी नहीं समझा उनको चेक करना कि कहाँ क्या? और ज्यादा मसले नहीं लगे किसी को? मार्किंग से कोई इख्तलाफ नहीं लगा? जिनको लगे थे उनको उन्होंने ठीक कराए नंबर? और कोई वजह भाई? हम्म। पेपर मैंने लेंथी बनाया था। वो ठीक है, वो मैंने लेंथी ही बनाया था। तो ये जो फेलियर है ये सिर्फ इसलिए है कि पेपर नहीं मैनेज हुआ। अच्छा, एग्जाम नोट्स पे आए।
अच्छा, ये मैं ज़बानी बता भी देता हूं क्योंकि ये मैंने इस एडिशन में लिखा था, पिछले में ये बात नहीं लिखी हुई थी। मैंने वैसे बताया करता था क्लास में, लेकिन इस दफा बुक में लिख दिया था। तो जिनके पास पुरानी किताबें, मैं ज़बानी भी बोल दूंगा। नोट नंबर 8 देखिएगा, ये मैं समझा भी देता हूं और जिनके पास पुरानी किताबें मैं ये ज़बानी भी बता देता हूं ताकि वो लिख लें। पहले समझ लें, अगर ओवरहेड मशीन आर से लिंक्ड है तो फिर ये पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट तब है अगर लेबर आर से लिंक्ड है। तो लेबर आर्स अगर आइडल है सवाल में, तो लेबर के फार्मूलों में हम आर्स पेड भी ले रहे थे, आर्स वर्कड भी ले रहे थे। दोबारा, अगर सवाल में ओवरहेड्स लेबर के साथ लिंक्ड है तो वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में आर्स कौन से हम इस्तेमाल करेंगे, आर्स पेड या आर्स वर्कड? वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में। क्यों वेरिएबल ओवरहेड्स? वर्क से ही लिंक है ना, काम तभी तुमको वेरिएबल कहते हैं। काम होगा तो ओवरहेड्स होंगे। तो अगर वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस निकाल रहे होंगे तो उनमें आर्स वर्कड ही इस्तेमाल होंगे। दोबारा, अगर सवाल में ओवरहेड्स, ये मैंने नई किताब में लिख दिया हुआ है पॉइंट, पुरानी में नहीं था इसलिए बता रहा हूं, जिन्होंने नई बुक में नहीं है वो लिख लीजिएगा। अगर ओवरहेड्स लेबर आर्स से लिंक्ड है तो वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में आर्स वर्कड ही इस्तेमाल होंगे, आर्स पेड नहीं। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस में सवाल में देखना पड़ेगा कि आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा है या नहीं। अगर आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं है, अगर आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं है तो फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में भी वर्कड आवर्स इस्तेमाल होंगे। अच्छा, ये सॉरी, ये उल्टा लिखा गया है। ये बुक जिनके पास लिखी है वो ठीक कर लेना। दोबारा सुन लें, ये फिक्स्ड किताब में जिनकी लिखा हुआ है उसमें ना फिक्स्ड ओवरहेड्स वो उलट हो गया। या तो ब्रैकेट के अंदर वो नॉट अ पार्ट और आ पार्ट चेंज कर लें, या बाहर वर्कड और पेड में फर्क कर लें, वो उलट हो गया। दोबारा बता रहा हूं, अगर ओवरहेड्स लेबर आर से लिंक्ड है तो वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में तो आर्स वर्कड का ही काम है। फिक्स्ड ओवरहेड्स में देखना पड़ेगा कि आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा है या नहीं। अगर आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं है तो फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस भी वर्कड इस्तेमाल होंगे। अगर आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं है, ये किताब में उलट लिखा गया था मुझसे, वो ठीक कर ले। अगर आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं है तो फिक्स्ड ओवरहेड्स में भी वर्कड आवर्स ही इस्तेमाल होंगे। लेकिन अगर आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा है, अगर आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा है तो बिजनेस की मर्जी होती है, लेकिन बेहतर है कि आर्स पेड इस्तेमाल होंगे। दोबारा, ये बात हो रही है फिक्स्ड ओवरहेड्स की। फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए अगर स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा आइडल टाइम है तो आर्स पेड इस्तेमाल होंगे। तीनों बातें दोहरा रहा हूं। वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में आर्स वर्कड ही इस्तेमाल होंगे, एक बात। दूसरी बात, अगर आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं है
तो फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस के लिए भी आवर्स वर्कड इस्तेमाल होंगे। लेकिन अगर तीसरी बात, लेकिन अगर आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा है तो फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में आवर्स पेड इस्तेमाल होंगे। चले स्प्रिंग 20 पढ़ लें, करता हूं। स्प्रिंग 20 पढ़ लीजिए, करता हूं सॉल्व। स्प्रिंग 20 वीनस लिमिटेड।
हाँ जी, कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? रिक्वायरमेंट ए, कैलकुलेट दी फॉलोइंग वेरिएंसेस, मटेरियल के वेरिएंसेस, लेबर के वेरिएंसेस और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स का सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस। मटेरियल के दोनों, लेबर के तीनों, लेकिन ओवरहेड्स का सिर्फ एक्सपेंडिचर वाला। ये है पार्ट ए। पार्ट बी समझाऊंगा मैं अभी। पार्ट ए करते हैं सॉल्व। तो सवाल जितने भी अब तक किए पढ़ के पता चल जाता है क्लियरली इस टॉपिक का सवाल है। स्प्रिंग 20 पार्ट ए, वेरिएंस निकालने हैं तो सबसे पहला काम स्टैंडर्ड कार्ड। हाँ जी, मटेरियल। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट जो हम बेचते हैं, काजू बेचते हैं, तो उसका एक यूनिट 1 टन है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर टन ऑफ प्रोसेस्ड कैशू नट्स। जो हम काजू बेचते हैं, हम उसको 1 टन को 1 यूनिट कहते हैं, यानी एक जिसका कार्ड बन रहा है वो 1 टन है। तो अब उस 1 टन के लिए डिस्कशन ये सारी, ये जो मैंने यहां पर यूनिट लिखा है ना, ये पर टन है। मतलब एक एक मूंगफली, एक एक काजू, एक एक बादाम तो नहीं बिकता होगा ना, तो उसकी जो क्वांटिटी का यूनिट है वो 1 टन है, और ये उसके लिए स्टैंडर्ड कार्ड दिया हुआ है। मटेरियल 1.75 टन, और 1 टन कितने का? 50,000 का। 875 लेबर। इसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है हम स्टैंडर्ड कार्ड में आइडल टाइम भी मार्जिन रखते हैं। तो लेबर फिर हो गए 3 टुकड़े, वर्क, आइडल और पेड। इस सवाल में ना एक चलो खैर वो आगे पॉइंट में आएगी तब बोलता हूं, ठीक है। ये जो 8 घंटे हैं, ये पेड है कि वर्क है? कैसे बना? क्योंकि हमें जो कॉस्ट पड़ती है वो जो आवर्स पे करते हैं उन्हीं की पड़ती है, तो इसलिए ये 8 घंटे पेड है। लेकिन इसका 5% आइडल है, यानी 0.4। तो फिर ये 5% ऑफ टोटल टाइम आइडल है, तो ये आइडल है और ये वर्क है। और वेज रेट 3, और वेरिएबल ओवरहेड सवाल में ना इंफॉर्मेशन है और ना ही उसका कोई काम है, क्योंकि रिक्वायरमेंट में वेरिएबल ओवरहेड्स का कोई वेरिएंस नहीं पूछा, तो बस फिक्स्ड ही का है। क्या नहीं, क्या डिटरमिन हुआ? हाँ हाँ, अच्छा जी, ये डायरेक्ट लेबर के सामने जो 8 घंटे लिखे हुए हैं, ये 8 घंटे पेड हैं कि वर्क नहीं, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये जो टेबल है ना, इस टेबल की हेडिंग है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, कि हमें कॉस्ट इतनी पड़ रही है, तो इसलिए हमें लेबर की कॉस्ट तो उसको पे करना ही पड़ती है, इसलिए उसको 8 घंटे दिया हुआ है। वरना को बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है यहां पर। यानी अगर आप ये कहें कि ये आवर्स वर्कड है तो ले लें असम्पशन, लेकिन ज्यादा बेटर ये पेड है, क्योंकि कॉस्ट तो हमें पे करना ही पड़ती है। वेरिएबल ओवरहेड्स की सवाल में ना रिक्वायरमेंट है ना हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, ये कैसे पता कि ये बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है कि मार्जिनल? फिक्स्ड ओवरहेड्स को उन्होंने स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर लिखा हुआ है, और इनको लिंक किया हुआ है लेबर आर के साथ 82220। ये स्टैंडर्ड कार्ड बन गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए देखना होता है कि केस 1 है कि केस 2 है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है परचेज्ड और यूज्ड इतना ही है, तो केस 1 है। पॉइंट 2 में लिखा हुआ है, तो ए क्यू इंटू एस सी माइनस ए क्यू इंटू ए सी। तो मटीरियल के एक्चुअली कितने टन इस्तेमाल हुए?
31500 पॉइंट 2 में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ 31500 इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट 50,000 माइनस 31500 इंटू 46500। मर्जी है चाहे बड़ी फिगर लिखते हैं चाहे मिलियन में लिखते हैं। 110 250 और फेवरेबल फेवरेबल। मटीरियल यूजेज वेरिएंस SQ इंटू SC माइनस AQ इंटू SC। SQ कैसे निकालते होते हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ये वाली, और ये हमें लाल बकरी बताएगी। तो SQ इज इक्वल टू एक्चुअली हमने कितना प्रोडक्ट बनाया। पॉइंट नंबर 1 17050, तो 17050 इंटू 1.75 29838 इंटू 50,000 माइनस एक्चुअली इस्तेमाल हुआ 3183100 एडवर्स। लेबर रेट वेरिएंस केस 1 है केस 2 है, यानी आइडल टाइम है कि नहीं है केस 2 सिनेरियो ए है कि बी है, यानी आइडल टाइम स्टैंडर्ड का हिस्सा है कि नहीं है। तो उस सूरत में फिर लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और आइडल टाइम वेरिएंस, और इसमें AH पेड इस्तेमाल होते हैं। अब यहां ना सवाल में एक एम्बिग्विटी है, तो इसलिए नोट लिख के स्टूडेंट जो भी दोनों में से अज्यूम करेगा वो दोनों सही होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ईच 10 प्रोसेस्ड कैश्यू नट्स टुक 7 hours टू प्रोड्यूस। एक्चुअल डाटा में पॉइंट 3 एक्चुअली 7 घंटे लगे। अब ये जो 7 घंटे हैं ये वर्क है कि पेड है? अच्छा, इसकी ना अंग्रेजी पढ़ के मैंने भी जब पहली दफा पढ़ा था तो मुझे वर्क ही लगे थे,
लेकिन इसके सोल्यूशन में इनको पेड लिया हुआ था, तो उसकी साइंस सिर्फ और सिर्फ मुझे ये लग रही है कि 7 घंटे लगे किसकी बजाय 8, क्योंकि ऊपर बस 8 का जिक्र था, तो शायद उस कॉन्टेक्स्ट में उसने 7 कहा होगा। ऊपर जिक्र, अगर ऊपर टेबल के अंदर ये दोनों तीनों नजर आ रहे होते तो फिर वो क्लियरली मेंशन करता कि 7 क्या है, लेकिन ऊपर मेंशन ही सिर्फ 8 घंटे किया हुआ है, तो सवाल के फ्लो के अंदर उसने 8 के मुकाबले में 7 शो किए हैं, तो ये 7 पेड है। लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग दलील नहीं दे रहा मैं, ये सिर्फ मैं आपको सोल्यूशन की बस रीजन बता रहा हूं। इस एम्बिग्विटी का दोनों मतलब लिए जा सकते हैं, उसके लिए बेहतर है कि आप नोट लिख देना पेपर में। इसमें चूंकि क्लियर नहीं है तो आपकी मर्जी है, आप इसको 7 आवर्स को आवर्स वर्कड माने या पेड माने। इस एम्बिग्विटी में दोनों हल हो सकते हैं। वैसे सवाल में इसको पेड लिया हुआ है और उसकी रीजन मुझे यही लगती है कि ऊपर 8 का जिक्र था तो नीचे 7 का जिक्र किया, मतलब 8 के मुकाबले में 7, तो वो चूंकि पेड है तो इसलिए 7 भी पेड है, वरना ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। अगर किसी को 7 वर्क लग रहे हैं तो वो भी सही है। पेड की बेस पे कर देता हूं बहरहाल सोल्यूशन। तो एक्चुअल आवर्स पेड, ये हरी मकड़ी से पूछते हैं कितने यूनिट्स बनाए, तो एक्चुअली 119350 119350 into standard rate 300 माइनस रेट कितना है 375, तो 119350 into 375 895150 एडवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस में एसएच कौन से आते हैं, वर्क। एएच वर्क। एसएच वर्क एक लाल मकड़ी से पूछ लेते हैं और ये जुड़वा मकड़ियां से पूछते हैं। वन 17050 इंटू एसएच वर्क 7.6, 1295880, और ये जुड़वा मकड़ियां एएच वर्क जी पेड में से 4%, ये पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है। आइडल टाइम 4% था, तो 119350 का 4%, सॉरी 96%। वर्क निकाल रहा हूं ना, 114576। पॉइंट नंबर 4, मशीन की मेंटेनेंस हमने नहीं करवाई जिस वजह से आइडल टाइम 4% था बस। स्टैंडर्ड 5% था, एक्चुअल बस सिर्फ 4% आया हुआ, तो पेड आवर्स का 96% लिया तो वर्क आ गया। तो एसएच वर्क हो गए 129580 इनटू स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। फोर 501200 फेवरेबल। स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा है आइडल टाइम, इसलिए एस एच आइडल माइनस ए एच आइडल।
68 पेड और वर्ड का फर्क 77 65 138 00 बजटेड दिए हुए हैं नहीं, तो फिर निकाल लेते हैं 2200 पर यूनिट इनटू बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स दिए हुए हैं 32 मिलियन। सिक्स 500। ये हो गया जी पार्ट ए। नहीं, दोबारा बोले आप। सेवन को मैं पेड ले रहा हूँ इस वजह से। हाँ, क्या रीजन बता रहे हैं? हाँ हाँ ये कैसे पता कि 7 पेड है? क्या पता वर्क हो। एक्चुअली इट टुक 7 आवर्स, तो वर्क भी तो हो सकते थे। हाँ भाई, पार्ट ए डन। पार्ट ए में जी बात 8 या 7 की नहीं है, बात यह है कि आइडल टाइम किसका परसेंटेज है। स्टैंडर्ड में उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ था कि वो इसका 5% है। स्टैंडर्ड कार्ड के टेबल में लिखा हुआ है कि 5% ऑफ टोटल, तो उन्होंने एक बार कह तो दिया कि आइडल टाइम परसेंटेज ऑफ टोटल है, और फिर पॉइंट 4 में कहा हुआ है कि आइडल टाइम 4% हुआ, तो किसका 4%? पेड का ही 4% होगा, क्योंकि ऊपर बात ये हो चुकी हुई है टेबल के अंदर कि 5% ऑफ दिस। ऊपर स्टैंडर्ड कार्ड के टेबल में लिखा हुआ है ना 5% ऑफ टोटल टाइम। इसका मतलब है कि सवाल वाले ने आइडल टाइम को एज अ परसेंटेज ऑफ पेड चलाया हुआ है, तो इसलिए एक्चुअल भी
आइडल टाइम परसेंटेज ऑफ पेड ही लिया है। अगर सवाल में होता ना आइडल टाइम 5%, तो वो आप लोगों की मर्जी थी कि 5% वर्क का रखना है कि पेड का, वो मर्जी है, लेकिन कहा था 5% ऑफ टोटल। हाँ, अगर हम 7 को वर्क मान लें तो फिर ये 96% होता, फिर हम पेड तक पहुंचते। अगर हम इस सवाल को सॉल्व करते हुए 7 को वर्क अज्यूम कर लें तो पेड के लिए फिर हमें ऐसे पेड तक जाना पड़ेगा। मैंने सॉल्यूशन में 7 को पेड मान लिया तो वर्क के लिए फिर इसका 96% लेना पड़ा। अगर आप 7 को वर्क अज्यूम करेंगे तो यहां पर 7 आएगा, पेड के लिए 7 को 96% से क्रॉस करना पड़ेगा तो पेड निकलेंगे। पार्ट ए में पूछे और सवाल। वॉल्यूम वेरिएंस निकल तो सकता है क्योंकि स्टैंडर्ड रेट पर आर भी है, एक्चुअल आर्स भी हैं, और हाँ, पार्ट ए। अच्छा, पार्ट बी से पहले मैंने आपको इस चैप्टर में ना एक थ्योरी मार्क करवाई थी, चैप्टर का पहला और दूसरा पेज। अब और थ्योरी सुन लें, और ये जो अब थ्योरी बता रहा हूं ये टेस्ट हुई है मल्टीपल टाइम्स, लेकिन आप देख के डर जाएंगे, इसकी पहले तसल्ली दे देता हूं कि इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ही पूछता हूं, ये बताएं कि मटेरियल, इस सवाल में नहीं वैसे पूछ रहा हूं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स आने की, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स आने की क्या रीजंस हो सकती हैं? ना बुक से पढ़ के बताने को कह रहा हूं, ना इस सवाल में पूछ रहा हूं, वैसे पूछ रहा हूं मटेरियल प्राइस वेरिएंस अगर एडवर्स आ गया तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं? फार्मूले पे गौर करके देख ले भाई। एक्चुअल कॉस्ट, शाबाश, मतलब कैसा जबरदस्त रीजन है कि प्राइस वेरिएंस एडवर्स इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है। तो हाँ, बड़ा कमाल रीजन है। यानी अगर मैं पूछूं कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्चुअल आवर ज्यादा लगे। वाह, ये कैसे पता चला भाई? एक्चुअल आवर ज्यादा लगे तभी तो एडवर्स आ रहा है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के एडवर्स आने की रीजन ये नहीं है कि एक्चुअली महंगा है, वो तो जाहिर है एडवर्स बता रहा है कि एक्चुअली महंगा है। क्यों एक्चुअली महंगा है? हमने साल के शुरू में क्यों नहीं सोच लिया था? हमारी सोच से ज्यादा महंगाई हो गई और है कंजम्पशन ज्यादा हुई। मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स। हाँ जी भाई, कॉस्ट तो बेटे ज्यादा लगी है तो एडवर्स है, उसकी वजह पूछ रहा हूं। हाँ जी, अच्छा चलें, ठीक है, और मिसाल, ठीक है, छोड़े। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल आया है, क्या रीजन हो सकती हैं? लेबर ने कम आर्ज लिए तो वो तो जाहिर है फेवरेबल है, तो कम आर्ज लिए हैं। क्यों कम आर्ज लिए हैं? हमें ज्यादा बेहतर लेबर मिल गए, ज्यादा बेहतर लोग मिल गए, और अच्छा वेज रेट ज्यादा रखी, हमने उनको मोटिवेट कर दिया, और हमने उनकी ट्रेनिंग करवा के उनसे अच्छा काम ले लिया, कंट्रोल ज्यादा सख्त करके अच्छा काम ले लिया। तो ये रीजंस हैं पॉसिबल। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस एडवर्स आया, मटेरियल ज्यादा लग गया तो जाहिर है एडवर्स आया तो ज्यादा ही लगा है। क्यों ज्यादा लग गया? प्रोडक्शन में लॉसेस ज्यादा हो गए, केयरलेस हैंडलिंग हुई तो लॉस ज्यादा हो गए, और केयरलेस हैंडलिंग हो गई, लेबर ने ज्यादा मटेरियल लगवा दिया, और ओनर ने ड्राइंग कर ली। मशीन के अंदर से जाके थोड़ी से निकाल के ड्राइंग किया, मतलब मटेरियल यूजेज तो वो जो मशीन के अंदर मटेरियल डल रहा है। हाँ तो ठीक है, शाबाश। तो मटेरियल हल्की क्वालिटी का था इसलिए ज्यादा इस्तेमाल हो गया, मशीनों में कोई खराबी आ गई तो ज्यादा इस्तेमाल हो गया। ये है पॉसिबल रीजंस। वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस फेवरेबल आया, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस फेवरेबल आ गया है जी। वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस फेवरेबल आया।
हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट क्यों कम लगी? वो तो कम लगी तो फेवरेबल है ना, क्यों है? वेरिएबल ओवरहेड्स, बिजली सस्ती हो गई, फ्यूल सस्ता हो गया, यही है ना, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल हुआ, कम लगा, तो वेरिएबल ओवरहेड्स, एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर, तो ये सारे वेरिएंसेस के रीजंस पूछे जा सकते हैं आपसे। इस सवाल से पहले तक बस जनरल जनरल सवाल ही पूछे होते थे, और जो मैंने कल परसों सवाल क्लास में किया था उसका एक पार्ट भी ये भी था कि लिस्ट एनी पॉसिबल 2 रीजंस, ये एक सवाल था, मैंने शायद पता नहीं स्प्रिंग 16 या स्प्रिंग 13 किया था, स्प्रिंग 13 मेरा ख्याल है, स्प्रिंग 13 था, स्प्रिंग 13, उसका पार्ट भी क्या है, कोई से 2 पॉसिबल रीजंस बता दें। तो अगर आप खुद सोच सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो बेहतर है कि ये जो बुक में 2-4 बड़े बड़े टेबल बने नजर आ रहे हैं, इनको याद कर लीजिएगा। बुक में आए, कॉस्ट वेरिएंसेस के बाद को 2 पेजेस हैं, और इसी तरह सेल वेरिएंसेस के बाद भी 1 पेज है, आधा, ये आधा पेज अगले पेज पे भी जा रहा है। खुद सोच सकते हैं तो ठीक है, लेकिन ये रीजन नहीं है कि मटेरियल यूजेज वेरियंस एडवर्स आने का ये रीजन है कि मटेरियल ज्यादा लग गया। अब कोई स्टूडेंट की छुट्टी क्यों हुई थी, और जी छुट्टी हो गई थी, वो रीजन, तो एडवर्स वेरियंस, मटेरियल यूजेज का एडवर्स वेरियंस का ये रीजन नहीं है कि मटेरियल ज्यादा लग गया। प्राइस वेरियंस एडवर्स का रीजन कि प्राइस ज्यादा हो गई, ये नहीं रीजन है। क्यों प्राइस ज्यादा हुई? हमें सप्लायर से जो डिस्काउंट की उम्मीद थी वो डिस्काउंट नहीं मिला, जिस सप्लायर से हमने पहले बात की थी वो सप्लायर नहीं था, नया सप्लायर ढूंढना पड़ा तो महंगा रेट चार्ज किया, मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ गई थी तो सप्लायर ने प्राइसेस बढ़ा ली। ये है पॉसिबल रीजन एडवर्स की। तो अगर आप ये बुक में से याद कर लें तो भी ठीक है, वरना अगर मेरी 2-4 मिसालों से कुछ तरीका समझ आया तो वो खुद भी बना सकते हैं। नहीं समझ आया? आया। चलिए आप स्प्रिंग 20 पे आए वापस। स्प्रिंग 20 ये पहली दफा इस तरह का, अब ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, लेकिन बच्चे ना सिर्फ और सिर्फ पेपर में बैठ के अपनी मेमोरी में घोड़े दौड़ाते हैं कि जैसा सवाल आया कि हमने वैसा किया है कि नहीं किया, नहीं किया तो दिमाग बंद हुई, तुमसे होगा ही नहीं। तो ये एक डिफरेंट सा सवाल था और बच्चों ने फिर छोड़ दिया होगा इसको। रिक्वायरमेंट बी क्या है? क्रिटिकली इवेल्युएट, यानी कीड़े निकालने हैं। किसमें से? दी डिपार्टमेंटल हेड्स में से नहीं कीड़े निकालने, वही हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसमें से थोड़ी कीड़े निकालने हैं। जो उन्होंने बातें की हैं उनकी बातों पे एतराज करना है। क्रिटिकली इवेल्युएट, सिर्फ कीड़े नहीं निकालने, मतलब उसमें बात करनी है क्रिटिकली, अगर उसमें कोई गलती है तो बतानी है। क्रिटिकली इवेल्युएट द व्यूज ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स। अगर यहां फुल स्टॉप लग के बात खत्म हो जाती तो जो ऊपर 3 हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या होता है? ये बंदे हैं ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का हेड है, तो ये 3 लोगों के व्यूज बताए हुए हैं। अगर रिक्वायरमेंट में सिर्फ इतना कहा होता क्रिटिकली इवेल्युएट द व्यूज ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स फुल स्टॉप, तो हमने उनकी बातों में जो जो गलत है वो बताना था। लेकिन सवाल वाला कह रहा है योर इवेल्युएशन शुड इंक्लूड, एक तो उनकी बातों पे एतराज करना है, जरूर करें, इंक्लूड द डिस्कशन ऑफ क्लेम्स मेड, सही गलत कहें, एंड लाइकली इंपैक्ट ऑफ देयर डिसीजंस, यानी उन्होंने अपनी साइंस मारने के बाद जो फैसले लिए हैं उस पे बिजनेस का फायदा है कि नुकसान है, और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, यानी फ्यूचर भी सामने रख के देखें कि बिजनेस को प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा। ये रिक्वायरमेंट बी की वर्डिंग पढ़ के देख लें और पहले बताएं अगर वर्डिंग ही समझ नहीं आई तो। रिक्वायरमेंट बी, हाँ जी, रिक्वायरमेंट बी, ओके। पहले परचेज डिपार्टमेंट के साथ की बात करते हैं। हेड ऑफ परचेज डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, एक बार फिर पढ़ लें, पहले पता नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, आप पढ़ लें। हेड ऑफ परचेज डिपार्टमेंट के व्यूज पढ़ लें। नहीं फिर शुरू में ना, हाँ जी, ये साहब कह रहे हैं जी कि मटेरियल की प्राइसेस पिछले 3 साल से तो स्टेबल है, लेकिन हमने बड़ी मेहनत की और नए सप्लायर ढूंढे जिनसे बहुत अच्छी नेगोशिएशन की हमने,
और हम जान पे खेल के सस्ता मटेरियल खरीद के लाए, और वो अपनी काबिलियत क्या बता रहे हैं कि हमने गुड नेगोशिएशन करके चीपर रेट से मटेरियल खरीदा है, और उसके मुताबिक कल को हमारे प्रॉफिट्स इससे बढ़ेंगे भी। तो सही कह रहा है, गलत कह रहा है? अच्छा चले, और हाँ जी, हमने एक नए सप्लायर को ढूंढा है और गुड नेगोशिएशन के बाद सस्ता रेट लिया है। इसको वो अपनी अच्छाई बता रहा है। तो सही कह रहा है। क्यों सही कह रहा है? क्योंकि प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है। यहां तक तो उसकी बात सही है, लेकिन कीड़े निकाले इसमें से। ये जो उसने नया मटेरियल, नया सप्लायर हुआ है और निगोशिएट करके सस्ता रेट लिया है, तो असल में वो मटेरियल सस्ता है, मटेरियल हल्का है, और ये बात हमें एडवर्स यूजेज वेरिएंस से साबित हो रही। क्वालिटी अच्छी नहीं है, बेशक सस्ता है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो चूंकि मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो सस्ता मिल भी गया तो उससे हमें कोई फायदा लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। क्यों? प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरेगी, लॉन्ग टर्म में हमारा ब्रांड वैल्यू कम होगी, सेल्स कम होगी, कस्टमर नाराज होंगे, तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो ये उसके व्यूज का क्रिटिकल इवैल्यूएशन। जब हम कोई चीज इवैल्यूएट करने का कहें ना, तो उसका मतलब है जो भी वैल्यूज हैं उनका इस्तेमाल करें। तो उसने जो कहा है इस हद तक तो बात ठीक है कि उन्होंने प्राइस सस्ती ली है, तभी तो प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है। लेकिन यूजेज वेरिएंस एडवर्स ये शो कर रहा है कि ये सिर्फ प्राइस नहीं कम करवाई, उन्होंने घटिया क्वालिटी का मटेरियल खरीदा है। तो उससे बेशक प्राइस कम हुई है, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी पे लॉन्ग टर्म में फर्क पड़ेगा। ये परचेज डिपार्टमेंट के साहब की बात पे जवाब है। हाँ जी जी। शॉर्ट टर्म में तो हमें फायदा हुआ है, क्योंकि प्राइस वेरिएंस ज्यादा पैसे बचा रहा है, यूजेज वेरिएंस ने नुकसान कम किया है। यानी ओवरऑल हमें मटेरियल के ऊपर को 20-25 मिलियन का फायदा ही हुआ है। लेकिन रिक्वायरमेंट में उन्होंने लॉन्ग टर्म पूछा था, तो लॉन्ग टर्म नुकसान है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी तो बिजनेस का नाम खराब होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी फैक्ट्री वाला हेड, वो कह रहा है कि हमने लेबर को अच्छा रेट दिया और उससे वो मोटिवेट हुए और उन्होंने अच्छा काम किया। तो हाँ जी, अच्छा काम तो उन्होंने किया है, लेकिन वो मोटिवेट भी हुए, अच्छा काम किया, लेकिन उनकी औकात से ज्यादा इनाम मिल गया उनको। इनाम उनको इतना ज्यादा दे दिया, काम उन्होंने बस इतना ही अच्छा किया। वेज रेट उनकी औकात से ज्यादा बढ़ा दिया, वो मोटिवेट हुए जरूर हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देख के हमें को खुशी नहीं हुई, क्योंकि हमने उनको इतने ज्यादा पैसे दे दिए कि रेट वेरिएंस 8.9 मिलियन का एडवर्स हो गया, लेकिन अच्छा काम करके उन्होंने सिर्फ 4.5 मिलियन बचा के दिए। तो इस हद तक तो बात ठीक है कि वेज रेट बढ़ाने से मोटिवेशन हुई और एफिशिएंसी बेहतर हुई, लेकिन एफिशिएंसी से इतना फायदा नहीं हुआ जितना रेट बढ़ाने से हमें नुकसान हो गया। हाँ जी, लॉन्ग टर्म क्या कहें? हाँ जी, एक तो इनके रेट बढ़ गए, अब इनके नखरे बढ़ जाएंगे, कल को रेट कम पे थोड़ी मानेंगे, तो लॉन्ग टर्म हमें अब वेज महंगी ही पड़ा करेगी। तो हमें लॉन्ग टर्म में नुकसान ही रहेगा कि हमने वेज रेट बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। हेड ऑफ मेंटेनेंस वाला क्या कह रहा है? आइडल टाइम इस वजह से कम नहीं ना हुआ। ऊपर सवाल का पॉइंट 4 देखें। हाँ जी, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जिनके जिम्मे मशीनों की मेंटेनेंस था, घर में ना बूढ़े से दादाजी थे, तो उनकी दवाइयों का बड़ा खर्चा था। तो उन्होंने पोते से कहा, यार कुछ दवाइयों का बड़ा खर्चा है, तो डॉक्टर ने मशवरा दिया था इनको एक्सरसाइज कराएं। तो पोते ने उनकी दवाइयां लाना बंद कर दी, देखा खर्चा कम हो गया दवाइयों का। दवाइयां लाना बंद हो गई तो खर्चा कम हो गया दवाइयों का। हाँ जी, अब दादाजी लॉन्ग टर्म नहीं रहेंगे, बस दवाई बंद कर दी,
तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाला कह रहा है कि हमने ना मशीनें ठीक नहीं कराई क्योंकि वो ठीक चल रही थी। तो दादाजी चल फिर रहे हैं तो दवाइयां बंद कर दी, बस चल फिर तो रहे हैं। जो मशीनों की स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस थी वो इसलिए रोक दी कि सब सही है, दी मशीन्स आर रनिंग वेल। डिपार्टमेंट हेड ने कहा दी मशीन्स आर रनिंग वेल, देयरफॉर उसकी मेंटेनेंस डिले कर दी। तो इससे फायदा क्या हुआ शॉर्ट टर्म? इसीलिए फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस फेवरेबल है। लेकिन लॉन्ग रन, भाई जब मशीनों की स्केड्यूल मेंटेनेंस ही नहीं की तो फिर कल को ज्यादा तबाही मचाएंगी मशीनें, जल्दी खराब हो जाएंगी, प्रोडक्ट खराब करने शुरू कर देंगी, जल्दी लाइफ खत्म हो जाएगी इनकी, तो कल को बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। तो स्प्रिंग 20 का पार्ट बी ये था जी। अच्छा, मैंने आपको होमवर्क कौन सा कहा है? स्प्रिंग 18 नहीं, वो अल्फाज वापस। स्प्रिंग 18 नहीं, ऑटम 20 होमवर्क है। स्प्रिंग 18 नहीं, ऑटम 20 होमवर्क है। ऑटम 20 सियरा पाकिस्तान लिमिटेड, ये होमवर्क है। ठीक है, ऑटम 20 होमवर्क है। स्प्रिंग 18 किसी ने करना तो उसकी मर्जी है, ऑटम 20 होमवर्क है। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन कैसे बनाए? पिछले किसी सवाल में बनाई भी थी। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन, बजटेड प्रॉफिट से शुरू किया, सारे वेरिएंसेस लिखे और उसका एंड रिजल्ट एक्चुअल प्रॉफिट के बराबर आ गया। आपसे ना सवाल में कॉस्ट रिकंसिलिएशन भी पूछी हो सकती है। कॉस्ट रिकंसिलिएशन भी पूछी हो सकती है। अगर कॉस्ट रिकंसिलिएशन पूछी है, एक मिसाल से समझाता हूं और आपको समझ आ जाएगी। तो बेशक वो मिसाल नोट करनी हो कर ले, ना करनी हो कोई बात नहीं, फिर मैं फॉर्मेट बताऊंगा वो जरूर लिखिएगा। एक मिसाल से बताता हूं। ये एग्जांपल ना नोट करनी हो तो कोई मसला नहीं है, सुन ले बस। स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं, लेबर 4 आवर्स 100 रुपए, और एक्चुअल ये हुआ कि प्रोडक्शन हुई 5000 यूनिट्स और एक्चुअल आवर्स वर्क हुआ 22,000, एक्चुअल आवर्स पे हुए 23,000 और वेज रेट था 105। 5000 यूनिट्स बनाने के लिए एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितनी लगी? 5000 यूनिट्स बनाने के लिए एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितनी लगी? क्या करूं? 10 जी, 241500, जबकि स्टैंडर्ड के मुताबिक कितनी लगनी चाहिए थी? 5000 यूनिट्स बनाने के लिए 20,000 घंटे लगने चाहिए थे, 100 रुपए का एक, 2 मिलियन। लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस एक्चुअल आवर्स पेड इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स पेड इनटू एक्चुअल रेट, 11500 इनवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स 20,000,
माइनस एफिशिएंसी वेरिएंस, एक्चुअल आवर्स वर्क, $2,00,000 एडवर्स। आइडल टाइम वेरिएंस, आइडल टाइम स्टैंडर्ड का हिस्सा है नहीं है, तो स्टैंडर्ड रेट इनटू आवर्स वर्क माइनस आर, जी 1,00,000 एडवर्स। चौबीस 15 में से ये माइनस कर दें, ये माइनस कर दें, ये माइनस कर दें, जी 2 मिलियन। यानी अगर एक्चुअल लेबर कॉस्ट से शुरू करें, और बात लेबर की हो रही है, एक्चुअल लेबर कॉस्ट से शुरू करें और लेबर के वेरिएंसेस प्लस माइनस कर दें, तो आंसर किससे टैली कर जाना चाहिए? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। ये लेबर कॉस्ट की रिकंसिलिएशन, ये लेबर कॉस्ट की रिकंसिलिएशन है। एक्चुअल से शुरू किया, लेबर के तीनों वेरिएंसेस प्लस माइनस जिस भी शक्ल में आए थे उनको प्लस माइनस किया और आंसर मैच कर गया, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। ये लेबर कॉस्ट की रिकंसिलिएशन है। मटेरियल कॉस्ट की रिकंसिलिएशन में क्या होगा? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, बजटेड नहीं, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। तो ये होती है कॉस्ट की रिकंसिलिएशंस, कि सिर्फ जिस कॉस्ट की बात हो रही है उसके एक्चुअल से शुरू करें, उसके वेरिएंसेस प्लस माइनस करें तो उसके स्टैंडर्ड के बराबर आ जाएगा। पहले हमने इनके डिफरेंस को इन तीन में तोड़ना सीखा हुआ है, ये वेरिएंस एनालिसिस है। तो अगर इसी को तमीज से करके लिखें तो ये कॉस्ट की रिकंसिलिएशन है। तो आपसे कॉस्ट रिकंसिलिएशन अगर नाम लेके पूछी जाए तो ये उसका फॉर्मेट बन गया, और मैं सारे बना देता हूं। यानी अगर मटेरियल की रिकंसिलिएशन पूछी है तो जी, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। ये मटेरियल की रिकंसिलिएशन है। लेबर की रिकंसिलिएशन करनी हो तो ये तो मैंने एग्जांपल करके भी दिखा दी। एक्चुअल लेबर कॉस्ट, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और आइडल टाइम वेरिएंस, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड्स की रिकंसिलिएशन करनी हो तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, और स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स को एक और नाम हम कह सकते हैं अप्लाइड वेरिएबल ओवरहेड्स। और अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स की रिकंसिलिएशन है तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स expenditure variance, fixed overheads efficiency variance, fixed overheads capacity variance, applied fixed overheads। और अगर सवाल ने कहा हो कि
टोटल कॉस्ट की रिकंसिलेशन बनाने। तो इन चारों के एक्चुअल टोटल से शुरू करें, सारे वेरिएंसेस, और एंड पे इन चारों का स्टैंडर्ड आ जाएगा। तो ये कॉस्ट की रिकंसिलेशन भी पूछी जा सकती है। तो ऑटम 20 होमवर्क है, उसमें यही है, प्रोसेस फिक्स भी है और ये रिकंसिलेशन भी है। ऑटम 20 करके आइएगा बेटा, करना जरूर है। देखो मैं अभी तक वेरिएंस के साथ मैं ही कर रहा हूं, ये तो पहला होमवर्क दे रहा हूं, तो करना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।